हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम इस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे ड्राफ्ट कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी। अब ये पॉलिसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें पर्टिकुलर हम कोल लॉजिस्टिक की बात करेंगे। और कोल लॉजिस्टिक अपने आप में एक चैलेंज है। कोल आपका जो एक्सट्रैक्शन जो मेथड होता है, या फिर जिसे कह सकते हैं कोल इवैक्यूएशन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो तरीके हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। लेकिन पर्टिकुलर कोल लॉजिस्टिक के ऊपर क्वेश्चन आना यूपीएससी में पॉसिबल सा नहीं लगता है। तो आपको तैयार करना है आज की वीडियो से कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, कोल लॉजिस्टिक कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, लॉजिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है, पॉलिसी के एम क्या है। ये तो हुआ अपना करंट अफेयर से रिलेटेड। इसके साथ में कुछ इस न्यूज़ को डिस्कस करने के साथ साथ हम देखेंगे अपना जो कोल प्रोडक्शन है ना इंडिया में और वर्ल्ड में, उसको देखेंगे। कोल के टाइप्स हैं, टाइप्स को देखेंगे और आपका प्रोडक्शन को देखेंगे, कहाँ कहाँ प्रोडक्शन है। एक है कोल विजन 2030, जो 2017 में जो आया था, उसको देखेंगे कि ये क्या है, इसमें मतलब नीड कितनी, हमारी डोमेस्टिक नीड कितनी होगी कोल की, ये हमें देखना है। साथ में चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है। मेंस के पर्सपेक्टिव से यदि कोल के ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है ना, जैसे एनर्जी की फील्ड में दो ही तीन ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे आपका एक कोल हो गया, आपका ऑयल एंड आपका जो पेट्रोलियम हो गया, ऑयल एंड पेट्रोलियम, और आपका जो गैसेज जो हो गया, ओपीजी कह सकते हैं इसको। एक ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन बनता है रिन्यूएबल्स में। एनर्जी में यही तीन क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट है आपका कोल का, दूसरा है आपका ऑयल एंड पेट्रोलियम, ऑयल पेट्रोलियम नेचुरल गैस, और आपका थर्ड है आपका रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में आपके काफ़ी सेगमेंट आ जाते हैं, तो इंडिविजुअली यदि सोलर पे पूछ लिया तो पूछ लिया। सोलर है, विंड है, न्यूक्लियर है, ठीक है, और एक आप है बायोमास एनर्जी जो है। ये तीन तरह से क्वेश्चन बनते हैं एनर्जी की फील्ड पर। एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहता है ग्लोबल डिबेट्स में, ग्लोबल आपकी जो कन्वेंशन होती है उन सब में एनर्जी काफ़ी आपका हॉट टॉपिक रहता है एक तरीके से। तो ये हमें देखना है सबसे पहले, स्टार्टिंग में करना है हमें कोल का प्रोडक्शन क्या है। इसके साथ में देखेंगे, फिर जब हम आएंगे ना लॉजिस्टिक पॉलिसी के ऊपर, लॉजिस्टिक कॉस्ट के ऊपर, लॉजिस्टिक चैलेंजेस के ऊपर, तब हम ये न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं। फर्स्ट ये अपने जो टॉपर्स हैं उनके नोट्स से मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया है। आपने शायद इसको पहले कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप यहाँ से देख लें, नोट कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। कोल के बारे में, कोल देखिए, आपका जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी थी आपकी, जिसको बोलते हैं सीडीटी, इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होते गए तो कोल का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका बढ़ता गया कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है। और ये चीज़ है कि सभी कॉन्टिनेंट में कोल काफ़ी अमाउंट में मिलता है, लेकिन जो अफ्रीका है उसमें अबंडेंस में नहीं है, उस पर्याप्त मात्रा में कोल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रोथ है वो कम हुई। और उसका रीजन क्या है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, क्योंकि जो आपका अफ्रीका था ये आपका सबसे पहले ट्रॉपिकल रीजन में नहीं था, ठीक है। आपने जो पेंजिया पैंथेलसा वगैरह जो कंसेप्ट पढ़ा होगा, वहाँ से आपको ये चीज़ पता है कि क्या ये चीज़ें कॉन्टिनेंट्स कैसे मूव हुए, तो इस वजह से आपका ग्रोथ नहीं हुई। और इस वजह से अफ्रीका में जो आपकी जो सफिशेंट अमाउंट में कोल अवेलेबल नहीं है। बाकी और जो कॉन्टिनेंट आपके जैसे एशिया है, तो एशिया में आपको पता है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो आपका प्रोड्यूसर है ना कोल का, वो आपका है चाइना। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो कंज्यूमर है आपका, लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल, वो भी आपका चाइना है, ठीक है। यूएस में भी काफ़ी कोल प्रोडक्शन होता है। आपका जो यूरोप की कुछ कंट्रीज वहाँ पे ये देखेंगे अपन, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए यूएसए का जो है, जल्दी से इसको देखते हैं। यूएसए के कौन से रीजन में होता है, अपलेशियन आपके माउंटेन रेंज है, वहाँ पे कोल मिलता है, जो कि आपका पिट्सबर्ग कोल फील्ड जो है, ये पर्टिकुलर रीजन है कोल प्रोडक्शन के लिए। कनाडा में भी काफ़ी रीजन है जहाँ पे कोल मिलता है। यूएसए का जो कोल है हाई क्वालिटी का होता है, क्योंकि ये बिटुमिनस टाइप का है, और कुछ यहाँ पे एंथ्रासाइट टाइप का कोल भी मिलता है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नॉर्थ अमेरिका का। यूरोप का देखते हैं, तो यूरोप में आपका जो ब्रिटेन है, यूके है, उसमें आपका है लंकाशायर है, आपकी पेनाइन जो कोल फील्ड है, और थर्ड आपका वेल्स जो रीजन है, इसमें आपको कोल देखने को मिलता है। कोल के यहाँ पे डिपॉजिट्स है। जर्मनी में रूर रीजन है, और जर्मनी में दूसरा आपका सैक्सनी और सार जो रीजन है आपका, यहाँ पे कोल फील्ड्स है। फ्रांस में आपका लॉरेन रीजन है। पोलैंड में आपका सिलेरी रीजन है। यूक्रेन में आपका है डोनेट्स्क और डोनबास जो रीजन है, ये यहाँ पे कोल फील्ड है। रशिया में आपके कुजनेट्स कुजनेट्स और आपका कुजबास जो दो रीजन है, यहाँ पे आपको कोल फील्ड देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे कोल प्रोडक्शन होता है। तो ये हुआ आपका यूरोप का कोल, आपका कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, एक तरीके से अवेलेबिलिटी देख सकते हैं। एशिया की बात करें तो एशिया में आपका चाइना में
तीन जगह हैं। वो आपका पहला है सेक्शनी, और सॉरी सेक्शनी नहीं, सैंगसी रीजन है, शांगसी जिसको लिखते हैं, शांगसी सेक्शनी अलग है। शांगसी रीजन है, दूसरा है मंचूरिया, और थर्ड आपका यूनान। ये तीनों रीजन आपके चाइना के जहाँ पे कोल प्रोडक्शन होता है और कोल अवेलेबिलिटी है वहाँ पे। पाकिस्तान में आपका सिंध रीजन है, लेकिन यहाँ पे पुअर क्वालिटी का कोल मिलता है। इंडोनेशिया में आपका कालीमंटान जो आपका रीजन है ना, वहाँ पे कोल प्रोडक्शन होता है, और वहाँ से, और एक ऑस्ट्रेलिया की जगह अपनी न्यू साउथ वेल्स, और अगली आपकी यहाँ पे विक्टोरिया रीजन है, और विक्टोरिया डेजर्ट जो है वो पर्टिकुलर रीजन, वहाँ पे कोल प्रोडक्शन होता है। और एक आपका क्वींसलैंड। तो ये तीनों जगह ऑस्ट्रेलिया की हैं, इंडोनेशिया की कालीमंटान है। इन दोनों कंट्री, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से इंडिया इंपोर्ट करता है कोल को, जो बेटर क्वालिटी का होता है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ है। प्रोड्यूसर सबसे लार्जेस्ट और सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर जो है आपका चाइना है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है आपका है छत्तीसगढ़ स्टेट से, जो लगभग आपका 17% के आसपास कोल प्रोडक्शन इंडिया का यहाँ पे होता है। ठीक है, ये आपका कोल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। साउथ अफ्रीका में आपका जो शायद ट्रांसवाल्स रीजन है, शायद ये पर्टिकुलर ट्रांसवाल्स रीजन है आपका, वहाँ पे कोल प्रोडक्शन होता है। इसके साथ में इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कोल पाया जाता है वो आपका गोंडवाना कोल पाया जाता है 98%। इसमें क्या होता है, ऐश का जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, सल्फर कम होती है और मॉइस्चर भी थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, इसमें तीन टाइप का मिलता है, कुकिंग कोल भी मिलता है, नॉन कुकिंग कोल भी मिलता है, और आपका बिटुमिनस कोल भी मिलता है। ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक चीज़ है यहाँ पे कुकिंग कोल, इसको एक बार आप गूगल सर्च करना। ठीक है, जब आपको इसको पढ़ना है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको क्लियर करूँगा तो हो नहीं पाएगा कंप्लीट, क्योंकि कुकिंग कोल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इसको देखना आप। कुकिंग कोल आपका जो फर्नेस वगैरह होता है, भट्टियाँ जो होती हैं जहाँ पे स्टील के इंडस्ट्री जो होती है, वहाँ पे कुकिंग कोल ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका मैं बार बार यहाँ डिस्कस करूँगा, तो इसको आप एक बार ढंग से पढ़ लेना कि कुकिंग कोल का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो जो गोंडवाना टाइप का जो कोल है, ये कुकिंग कोल भी है, इसमें नॉन कुकिंग कोल भी, और आपका बिटुमिनस टाइप का कोल भी मिलता है यहाँ पे। आपको ये तो पहले से बेसिक मालूम होगा कि चार आपके टाइप होते हैं कोल के, कौन कौन से। आपका पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, और एंथ्रेसाइट है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है गोंडवाना में, तो आपका मिलता है बिटुमिनस। ठीक है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे। और ये गोंडवाना जो रीजन है ये कहाँ पे आपका, ये मेनली रिवर वैलीज वाला है, जहाँ पे आपकी सोन रिवर है, महानदी रिवर है, दामोदर है, गोदावरी है, और आपकी वर्धा रिवर है। तो मतलब तीन जो मेन रिवर है ना आपकी पेनिसुलर इंडिया की, अपर पेनिसुलर इंडिया की तीन रिवर, जिसको गोंडवाना लैंड कहते हैं, महानदी, आपका दामोदर है, और गोदावरी, ये तीन रिवर, इसके पास की सोन रिवर, और इधर है वर्धा जो आपकी महाराष्ट्र रीजन से फ्लो होती है। तो ये पांच रिवर है, इस रीजन को बोलेंगे गोंडवाना लैंड वाला रीजन, और यहाँ से गोंडवाना कोल्ड यहाँ को मिलता है इस रिवर वैली में। ठीक है, इसके साथ में देखते हैं आगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है। तो कुछ आपका जो जगह है ना, JNK का उधमपुर जो कुछ जगह है, वहाँ पे कोल प्रोडक्शन होता है, और सियाचिन जो है वहाँ पे भी आपका शायद एंथ्रेसाइट टाइप का कोल वहाँ पे मिलता है। सिंगरौली जगह है, सिंगरौली यहाँ पे देखिए, सिंगरौली में सोन रिवर जो है, जो कि गोंडवाना आपका लैंड है, गोंडवाना रीजन जो पर्टिकुलर है, वहाँ से सोन रिवर फ्लो होती है, वहाँ पे आपकी सिंगरौली जगह है, वहाँ पे भी कोल प्रोडक्शन होता है। आपका छिंदवाड़ा रीजन है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ MP में, शायद MP में होगा छिंदवाड़ा, और वहाँ पे कुकिंग कोल मिलता है। नेवेली रीजन है जहाँ पे लिग्नाइट मिलता है, और यहाँ पे लिग्नाइट बेस्ड आपका थर्मल पावर प्लांट भी है। और आपका सिंगरैनी जगह है, ये शायद आंध्रा में है, इस लोकेशन देखना लेना इसकी एक बार। और वर्धा वैली है आपकी, वर्धा रिवर की, वहाँ पे भी मिलता है। कोरबा जो रीजन है आपका, जो झिलमिल और आपकी शायद चिरमिरी कुछ ऐसी कुछ जगह है, कोरिया जगह है, यहाँ पे कुकिंग कोल मिलता है। कुकिंग कोल दो जगह आपने देखा, एक तो छिंदवाड़ा में और आपका कोरबा रीजन में, और ये झिलमिल वगैरह जो रीजन है यहाँ पे। एक तलचर है, तलचर आपका उड़ीसा में है, यहाँ पे भी कोल प्रोडक्शन होता है, कोल निकलता है। रानीगंज है आपका, रानीगंज जो कि आपका दामोदर वैली में है, पर्टिकुलर बोकारो रीजन है, जहाँ पे आपकी स्टील इंडस्ट्री भी है। झरिया जगह है जहाँ पे आपका कुकिंग कोल भी मिलता है। ठीक है, बाकी और भी है, जैसे बीकानेर वगैरह है, बीकानेर में मिलता है आपका। नेमफेक और ये ऐसी जगह है असम में, और सॉरी अरुणाचल में है ऊपर ये यहाँ पे। और माकुम डिस्ट्रिक्ट है आपकी असम में, और आपकी चेरापूंजी है आपकी मेघालय में। इन जगह पे भी कोल प्रोडक्शन होता है, कोल यहाँ से निकलता है। तो ये थोड़ी लोकेशन आपको मैप में प्रैक्टिस कर लेनी है। ये थोड़ी सी जगह, रानीगंज, झरिया, बोकारो, इनको तलचर, ये जगह इनको मैप में प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ी सी 5-10 मिनट का टाइम लगेगा आपको, इतना हो जाना चाहिए। तो अपने टॉपिक भी जो अपन इसको पढ़ रहे हैं, इसकी थोड़ी वैल्यू बन जाएगी, आपके मेंस में लिखने के काम आएगा। इसमें थोड़ी सी ये देख लीजिए प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि फिर अपन आपका जो करंट अफेयर वाली चीज़ है उसको डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम्स है सबसे बड़ी अपनी प्रोडक्टिविटी की। अपना जो प्रोडक्टिविटी का जो प्रोडक्शन का मेथड है वो सबसे पुअर है, और प्रोडक्टिविटी के ऊपर अपन ने पहले वीडियो बनाई है, उसमें अपन ने 9 टाइप के प्रोडक्टिविटी चैलेंजेस देखे थे, जिसमें था आपने ट्रिक भी बनाई थी उसकी, लाइफ हो टिप टॉप इस नाम से बनाया था।
तो इसमें आपके 9 चैलेंजेस आपको देखने को मिले थे प्रोडक्टिविटी में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी भी वही है कि पुअर प्रोडक्टिविटी है कोल की, इलीगल माइनिंग है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक बार रिपोर्ट आई थी कि जितना कोल निकलता है उसमें से सिर्फ 80% को ही रिपोर्ट किया जाता है, मतलब 20% कोल निकला और उसका कोई हिसाब ही नहीं रहता है कि ये कोल गया कहाँ। तो इसको बोलते हैं इलीगल माइनिंग का आपका इशू हुआ। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी काफ़ी हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, स्पीसीज़ का होगा, ह्यूमन बींग्स का होगा। इसके साथ में आपका हैबिटेट लॉस भी होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होगा। इसके साथ ही यदि डिफॉरेस्टेशन होगा तो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेंगे। और इसका पर्टिकुलर एग्जांपल आप याद रख सकते हैं उड़ीसा में, जहाँ पे एलिफेंट वगैरह की वजह से काफ़ी ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इसके साथ में आपका एयर वाटर पॉल्यूशन भी होता है। एयर वाटर पॉल्यूशन का रीजन क्या है कि जब आपकी कोयले की जो खदानें हैं, माइंस हैं, वो काफ़ी डीप चली जाती है, तो अंडरग्राउंड आपकी माइनिंग होती है, तो उस वजह से ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होता है। और वो माइनिंग पहले तो कॉस्टली है और ऊपर से पॉल्यूशन भी करती है, तो इस वजह से लॉस होता है प्रोडक्शन में। और दूसरा पॉल्यूशन है आपका ओपन कास्ट जो माइनिंग होती है, इसमें काफ़ी बारीक या काफ़ी जिसको कह सकते हैं पार्टिकुलेट मैटर, जो पीएम पार्टिकल्स होते हैं, मतलब लगभग आपका 10⁻6 10⁻9 इतने छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ना आपके, वो इन्वायरमेंट में मिल जाते, एयर में मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है और ये आपके वाटर जो टेबल है उसमें भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम वो देखने को मिलती है। इसके साथ में अभी जो न्यूज़ डिस्कस करेंगे वहाँ पे कोल विजन 2030 है, ठीक है। तो कोल विजन 2030 में वहाँ देखेंगे तो उसको यही पता चल जाएगा कि लगभग 1300 से 1900 मिलियन मीट्रिक टन एमटी आपकी डोमेस्टिक कंट्री की आपकी जो कोल डिमांड है ना, वो होने वाली है पर एनम बाई 2030, मतलब 2030 तक 1300 से 1900 मिलियन मीट्रिक टन एमएमटी आपकी डोमेस्टिक कोल डिमांड बढ़ जाएगी। इसके साथ में प्रोडक्टिविटी में और चीज़ें क्या है कि हमारे यहाँ पे ओपन कास्ट जो माइनिंग होती है, ठीक है, और वो सबसे ज़्यादा है, जबकि अंडरग्राउंड माइनिंग है वो कम है। और ओपन कास्ट माइनिंग जो है उसमें भी किस तरह से माइनिंग होती है, वो दो मेथड है यहाँ पे। एक तो है पिलर एंड रूम मेथड। पिलर एंड रूम मेथड में क्या होता है कि पहले ऊपर की लेयर जो होती है मिट्टी की, उनको हटाते हैं, फिर कोल आपका निकलेगा। तो उसमें क्या होता है कि रूम बनाए जाते हैं कि इतना लगभग 2000 फीट के आसपास इतने बड़े बड़े चैम्बर बनाए जाते हैं और चैम्बर्स को खाली कर लिया जाता है। फिर इस कॉर्नर पे जैसे जगह छोड़ देंगे, लगभग 200 से 300 फीट का आपका एक पिलर छोड़ देंगे ताकि उसकी जो रूफ है उसको सपोर्ट मिले। फिर आगे फिर से इस साइड में फिर से आपका 200 से वही सेम चैम्बर 2000 फीट के आसपास का चैम्बर बना लेते हैं। इस तरह से जो पिलर रूम मेथड होता है वो यहाँ पे यूज होता है। दूसरा एक मेथड होता है जो आपको होता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग वॉल मेथड। इसमें क्या होता है कि लगातार माइनिंग करते जाते हैं और ये साइड में दीवारों को छोड़ते जाते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग वॉल मेथड, ठीक है। और इसका चैलेंजेस क्या है, क्योंकि ये मेथड काफ़ी पुअर है, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ पोर्शन को छोड़ दिया जाता है। अब जैसे 2000 फीट लंबा चौड़ा आपने यदि एरिया कोल माइन किया है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप काफ़ी कोल को छोड़ देते थे, इस वजह से प्रोडक्टिविटी कम रहने वाली है। तो ये चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। और चैलेंजेस क्या है आपके, कोल बेड मैथेन जो है उसको ढंग से यूज नहीं किया जाता है। तो इसकी प्रॉब्लम्स क्या है कि वो एक जो मैथेन है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस है, तो रिलीज होगी तो आपका क्लाइमेट चेंज में ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी वो। और हम इसका जो हमने टारगेट लगाया था कोल बेड मैथेन को यूज़ करने का, उसमें भी हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। ये हैजार्डस भी होती है। और इसमें क्या होता है कि ये मैथेन, आपको पता है मैथेन आपकी इनफ्लेमेबल होती है, तो इस वजह से काफ़ी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। कोल है उसको ठीक से वॉश नहीं किया जाता। वॉश का मतलब ये है कि कोल जो प्रोडक्शन होता है तो उसको इंडस्ट्री में यूज़ करने से पहले उसको साफ़ किया जाता है, ताकि उसमें कुछ अलग से इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं जो काम के नहीं होते वो साफ़ हो जाए और आपका बेहतर जो बेस्ट क्वालिटी का कोल है वो मिल सके स्टील इंडस्ट्री के लिए। तो वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये भी चैलेंज बना हुआ है, इससे पुअर क्वालिटी आपकी रह जाती है कोल की। एक होता है ब्रिकेटिंग मेथड होता है। ब्रिकेटिंग क्या होता है कि जो कोल पाउडर जैसे बच गया, कोल पाउडर बच गया या जो बहुत बारीक कोल है उसके पैकेट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पैकेट्स बने जाते हैं, उनको फिर से इंडस्ट्री में काम में लिया जाता है, उसको कहते हैं ब्रिकेटिंग, ठीक है। ये फ्रेंच वर्ड आपको ये मालूम होना चाहिए। तो ब्रिकेटिंग भी नहीं हो पाती है यहाँ पे, जबकि अदर कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी डेवलप है। तो वहाँ पे कोल तो प्रोडक्शन हो ही रहा है, साथ में कोल प्रोडक्शन के टाइम पे जो आपका रेजिड्यू बच जाता है उसको उसके ब्रिकेट्स बना लिए जाते हैं, पैकेट्स बना लिए जाते हैं। तो वो हमारे यहाँ पे नहीं हो पा रहा। तो ये चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं अपने इंडिया में आपकी जो कोल माइनिंग है उसके फील्ड में। लेबर की सेफ्टी, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है ही। आपके लेबर कोड वगैरह आए थे, तो लेबर कोड वाली जो शायद 2020 में आए थे, 4 थे, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड थे। हमने उस वीडियो में पहले डिस्कस किया है, इनको आप देख लेने एक बार, लेबर सेफ्टी के लिए। और लाइफ और टिप वाली ट्रिक है, उसमें सबसे पहला ही वो है कि क्वालिटी लेबर वाला है पॉइंट, ठीक है, ये देखना आपको।
और कोल ब्लेंडिंग जो है ये भी नहीं हो पाती है। और आपका जो पुअर माइन क्लोजर है उनको मतलब एक बार माइन जब माइनिंग कर लिया कोल का तो उसके बाद में उसको ओपन छोड़ देते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें परेशानी देखने को मिलती है, खुला रह जाता है तो उसको फिल नहीं करते हैं और लैंड जो होता है आपका वो वेस्ट हो जाता है। यदि उसको भर दें तो जो जितनी एरिया में माइनिंग की है, जैसे 2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया माइनिंग की है, तो वो एरिया फिर से कम काम तो है लेकिन उसको खाली छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो इस वजह से वो आपका जो लैंड होता है वो वेस्ट हो जाता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं अपने कोल माइनिंग में, ठीक है। कोल माइनिंग के साथ में क्वालिटी में क्या है, क्वालिटी में हमारे जो इंडिया में कोल प्रोडक्शन होता है उसमें मॉइस्चर काफ़ी होती है, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन में इशू आता है। उसको आपका सुखाने के लिए हीट चाहिए, और मॉइस्चर जिसमें ज़्यादा होती है वो कोल की क्वालिटी एक्चुअल वैसे भी पुअर होती है। कार्बन कंटेंट इंडिया वाले में थोड़ा सा कम होता है। कम का मतलब ये है कि लगभग आपका जैसे बिटुमिनस है 98% आपका बिटुमिनस है, तो लगभग 50 to 70% इतना एवरेज रखे, इतना परसेंट उसमें कोल अवेलेबल होता है। जबकि आपका एंथ्रासाइट जो है वो आपका लगभग 80 से अबव कोल की अवेलेबिलिटी उसमें होती है। तो कार्बन कंटेंट भी थोड़ा कम है। और आपके जो वोलेटाइल मैटर्स हैं जैसे एस कंटेंट काफ़ी होता है, और इससे क्या है कि जो कोल की क्वालिटी वो पुअर बन जाती है। इसके साथ में ये बर्न नहीं करता, कि जो वोलेट जो एस ज़्यादा होगी ना तो एस से क्या होगा कि उसकी जो हीट जो कैपेसिटी है वो घट जाती है, और इससे जो आपका वेस्ट वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो ये चैलेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं। और जो लास्ट में आपका कितने टाइप के आपके कोल होते हैं, तो टाइप देखिए 4, आपको ये चीज़ तो बेसिक आपको पता ही है, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रेसाइट है। और नहीं है तो आप इनको देख लेना, यहाँ पे ये चीज़ है कि सबसे कम कोल की अवेलेबिलिटी जिसमें होती है अमाउंट वो है आपका पीट, 33% से भी कम होता है। लिग्नाइट वाले में मॉइस्चर ज़्यादा होती है, और 40 to 50% यहाँ पे कोल अवेलेबल होता है। बिटुमिनस दो तरह का होता है, एक तो बिटुमिनस होता है और एक सब बिटुमिनस होता है। तो बिटुमिनस है, सब बिटुमिनस जो थोड़ी लोअर क्वालिटी का बिटुमिनस में दूसरा है बिटुमिनस कह लो, चाहे उसे कुकिंग कोल कह लो, जो स्टील ग्रेड का होता है, और ये आपकी स्टील इंडस्ट्री में काम आता है। इसमें आपका कह सकते हैं 50 to 70% कोल अवेलेबल होता है। और सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है आपका एंथ्रेसाइट, जो होम यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और इसकी स्पेसिफिक हीट जो होती है काफ़ी हाई होती है, और इसको इग्नाइट करना टफ होता है, मतलब शुरू में इसको जलाना टफ होता है, लेकिन एक बार जब ये जलने लग जाता है तो काफ़ी अमाउंट में हीट देता है, काफ़ी अमाउंट में एनर्जी देता है, और शायद ये ब्लू फ्लेम के साथ भी जलता है, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है एंथ्रेसाइट की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो हुआ अपना कोल अवेलेबिलिटी, कोल प्रोडक्शन में चैलेंजेस, और अपना कोल मिशन, कोल विजन 2030, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया कोल का प्रोडक्शन का। अब देखते हैं न्यूज़ को डिस्कस करते हैं कि ड्राफ्ट कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या है। अब देखिए, कोल को हमने देख लिया, कोल प्रोडक्शन देख लिया, कोल की रिक्वायरमेंट क्या है, तो लॉजिस्टिक पॉलिसी के लिए आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है उसने एक ड्राफ्ट बनाया अभी पॉलिसी का, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2020, और इसके लिए फीडबैक मांगा है, ठीक है। तो आपको पता है ड्राफ्ट क्या होता है, जब कोई एक्ट बनना होता है तो एक्ट से बनने से पहले बिल बनता है, और बिल से पहले आपको एक ड्राफ्ट लाना होता है कि ये बिल का ड्राफ्ट है, इसमें हम ये चीज़ें लेके आए। फिर ड्राफ्ट को क्या होता है आपके फीडबैक के लिए छोड़ा जाता है स्टेक होल्डर्स के बीच में, आपकी कंपनीज़ के बीच में, इंडस्ट्रीज़ के बीच में, तो लोग उसमें फीडबैक दे सके और उसको और बेहतर बना सके, फिर उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो अभी ये फीडबैक के लिए भेजा गया ड्राफ्ट को मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। तो यहाँ पे देखिए पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी का काम क्या है, आप सीधा से ध्यान दीजिए, लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह चीज़ को पहुंचाना, मतलब जहाँ से आपका कोल प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन साइट से आपका जो आपकी कंज्यूमर साइट या यूज की या इंडस्ट्री की जो साइट है वहाँ तक इसको पहुँचाना, वो आपका लॉजिस्टिक कहलाएगा। और लॉजिस्टिक की देखिए इस डेफिनेशन को आप ढंग से लिख लीजिए, कोल लॉजिस्टिक क्या होता है, इसका मतलब है ट्रांसपोर्ट करना कोल को ओरिजिन से डेस्टिनेशन पे, किसके थ्रू, या तो सिंगल मोड हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन का या मल्टी मॉडल। सिंगल मोड मतलब सीधा खदान से सीधा आपका ट्रेन में भरा, ट्रेन की बोगीज में आपका भरा, और फिर आपका सीधा इंडस्ट्री तक पहुंचा दिए, तो आ गया सिंगल मोड। मल्टी मॉडल मतलब ये आपका पहले कंटेनर्स भरे यहाँ से ट्रेन में, यहाँ से आपका फिर जो आपका जो इनलैंड वाटरवे है या फिर आपका सी वाला है, वहाँ पे आपको इस जो कंटेनर्स को दोबारा से शिप्स में रखा, शिप से वापस से ट्रेन में रखा, और वापस आपका इंडस्ट्री तक पहुँचाया। तो ये आपका अलग अलग जब तरह के मोड ऑफ की ट्रांसपोर्टेशन यूज होते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें आपका स्टोरेज है, लोडिंग वगैरह सब चीज़ इंक्लूड होती है किसमें, लॉजिस्टिक्स में। और शायद यही चीज़ है कि चाइना की लॉजिस्टिक्स जो कॉस्ट है ना वो हमसे कम है, हमारी शायद 13 to 14% लॉजिस्टिक कॉस्ट है, चाइना की है ये 8 to 9% लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ठीक है। तो जो चीज़ उनके वहाँ 10 रुपये की बनती है, 100 की बनती है, हमारे भी यहाँ पे 100 रुपये की बनेगी, ठीक है। और ये चाइना में भी 100 रुपये की बनेगी, लेकिन हमें वो चीज़ इंडिया में जो चीज़ होगी वो 114 रुपये की मिलेगी, यदि प्रॉफिट को नहीं संभालें तो। मतलब जो आपके होलसेलर होते हैं ना
उनके पास में ये चीज़ 114 रुपये की पड़ेगी, और चाइना के होलसेलर के पास में यही चीज़ आपकी 108 रुपये की पड़ेगी। ठीक है, तो होलसेलर के पास में ये देखिए कि आपको 6 रुपये का मार्जिन तो यहीं हो जाता है 100 रुपये की चीज़ के ऊपर। ठीक है, अब ये प्रॉफिट कमाएगा इसमें, तो ये प्रॉफिट कमाएगा, मतलब दोनों को प्रॉफिट 10 रुपीज़ कमाना है, तो ये बेचना पड़ेगा 124 रुपये में, कोई आइटम है अपना, और जो चाइना वाला है ये इसको 10 प्रॉफिट कमाएगा तो 118 रुपये में उसको सेल करेगा। तो देखिए प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा हुई, उसकी जो कंपटीशन है, कम्पिटिटिवनेस है, बेटर किसकी हुई, आपकी चाइना वाली की हुई ना, क्योंकि उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम है। और इतना जो अमाउंट का डिफरेंस होता है ना, ये आपके एक्सपोर्ट जो होता है चीज़ों का, गुड्स का एक्सपोर्ट होता है, उसमें बहुत मायने रखता है इतना सा, क्योंकि ये तो 100 रुपये के ऊपर है। ठीक है, यदि ये चीज़ लाखों रुपये की होती तो उसमें काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है, जो आपका रोल प्ले करता है ट्रेड की कम्पिटिटिवनेस में ग्लोबल मार्केट में। ठीक है, ये चीज़ आपका पॉलिसी का एम आपको पता ही होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, एवेल्युएट और एलिमिनेट करो गैप्स को, जो कि आपके कोल इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये आपको होना चाहिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए कोल का। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इसके, ऑब्जेक्टिव आपको पता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कोल है तो उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी है हमें, एडिक्वेट हो, और उसमें क्या हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, एविक्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कोल का, वो एडिक्वेट हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना है, खर्चा ज़्यादा नहीं है, प्रमोट करना है इंटरकनेक्टेड मल्टी मॉडल नेटवर्क को। ठीक है, ताकि आपको अवेलेबल हो सके, कोल से यहाँ से लॉरीज में भर भर के आपको यहाँ पे ट्रेन की बोगीज़ में पहुँचाया, ट्रेन से यहाँ पे आपको शिप की जो हार्बर है, हार्बर पे जो शिप्स में इसको लोड किया, फिर से आगे ले जाना। तो ये आपकी इंटरकनेक्टेडनेस होनी चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है, और ये हो पाएगा ये पॉलिसी एक्ट बनने के बाद में। ठीक है, इसके साथ में आपका है प्रमोट एडॉप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, आईसीटी का यूज़ करना है, ये आपको यूज़ करना ही है, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, आईसीटी का यूज़ करना है। इंक्लूसिविटी आपकी प्रमोट करनी है। कोल विजन 2030 हमने डिस्कस किया, आपका कोल इंडिया ने इसको कमीशन किया था 2017 में, और इसने कहा था कि आपकी डोमेस्टिक कोल डिमांड जो है वो 1300 से 1900 मीट्रिक टन पर एनम हो जाएगी बाई 2030। इस लॉजिस्टिक पॉलिसी की ज़रूरत क्या पड़ी, तो अब आपको पता चलेगी और क्या ज़रूरत पड़ी। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़िया करना है, इन्वेस्टमेंट को लाना है, फ्रेट कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है, और आपका जो कोल प्रोडक्शन की जो आपकी कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाना है। तो ये चीज़ के नीड होंगे। पॉलिसी स्ट्रेटजी जो अभी इसमें ली गई है इंप्रूव करने के लिए कोल लॉजिस्टिक सेक्टर को, वो क्या क्या है आपका, कि स्मार्ट कोल लॉजिस्टिक कॉरिडोर वगैरह आपको बनाने की ज़रूरत है, मल्टी मॉडल नेटवर्क बनाने हैं ट्रांसपोर्ट के। इसके साथ में आपका राइट ऑफ वे जो आपका रेल का है, रोड्स का है, और फर्स्ट माइल एवोकेशन का है, उनको प्लान किया गया है एज पार्ट ऑफ द माइन एलोकेशन प्रोसेस। ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, और डेटा ड्रिवन सिस्टम होना चाहिए। हाई लॉजिस्टिक इफिशिएंसी को जो इकोसिस्टम है उसको इनेबल करना चाहिए हाई लॉजिस्टिक इफिशिएंसी के लिए। रेलवे टैरिफ जो है आपके उनको रैशनलाइज करना है, कॉस्ट उसको घटाना है। अदर इनिशिएटिव जैसे कि आपका कॉमन यूजर फैसिलिटीज़, लाइक एक चीज़ होता है ना, एक कन्वेयर नीड को यूज़ करना है, कॉमन यूजर फैसिलिटी होता है, जिसको एक बोलते हैं, एक मेथड आएगा अभी थोड़ी देर में, जब मैंने इसको हाईलाइट किया उस टाइम पे था, एक इस तरह से मेथड होता है कि यहाँ से कोल जाएगा, वहाँ से कुछ और रॉ मटेरियल आएगा, इस तरह से एक फ्रेमवर्क भी यूज़ करने की ज़रूरत है। तो ये आपके इनिशिएटिव्स में काम आने वाले हैं। चैलेंजेस क्या क्या है इसमें, वे फॉरवर्ड से पहले देखते हैं चैलेंजेस क्या है कोल इवैक्यूएशन में। तो आपका पहला है इन्वेस्टमेंट की कमी है, तो आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट आपको लाना है। दूसरा चैलेंज क्या है आपका, कि वैगन और आपका जो कंजेशन है काफ़ी ज़्यादा है रेलवे नेटवर्क का, तो आपको वैगन्स की अवेलेबिलिटी कम है, तो उसकी अवेलेबिलिटी को ठीक करने के लिए आपको पहले चैलेंज है, तो उसको ठीक करने के लिए वे फॉरवर्ड हम पॉइंट लिखेंगे। लिमिटेड कोल ट्रांसपोर्टेशन है, और जो कोल ट्रांसपोर्टेशन की जो ट्रांसपोर्टेशन मेथड है या ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम मॉडल गए, वो हमारे पास कम है, मतलब सिर्फ ट्रेन का ही अपने पास में जरिया है कोल को पहुंचाने का, तो इसकी भी हमारे पास में कमी है ट्रांसपोर्टेशन, अल्टरनेट ट्रांसपोर्टेशन मेथड की। फोर्थ पॉइंट आपका लिमिटेड लॉजिस्टिक प्लानिंग है, मल्टी मॉडल आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अभी कमी है, कोल लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये वही घूम फिर के 3-4 पॉइंट ही आ रहे हैं। आपका एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, दूसरा आपके पास ले जाने वाले जो मेथड है, मतलब इसको बोलते हैं वैगन, या आपका जो नेटवर्क का कंजेशन ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है, अल्टरनेटिव मॉडल अपने पास है नहीं है, और प्लानिंग की हमारे पास कमी है। तो ये चीज़ है। सबसे ज़्यादा यूज जो हो रहा है ये आपको सबको पता है, सबसे ज़्यादा कोल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है रेल के थ्रू होता है, फिर रोड के थ्रू, और बाकी आपका जो और अदर चीज़ें हैं वो कम है। हाँ, ये 3 चीज़ें होती हैं, आपको पता है पहले से, नहीं है तो कोई बात नहीं। 3 तरह के ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक तरीके होते हैं, एक होता है फर्स्ट माइल लॉजिस्टिक, दूसरा होता है ट्रंक माइल, और तीसरा होता है लास्ट माइल। मतलब जैसे हम घर से ऑफिस हमें जाना है, तो घर से हमें ऑफिस जाना है, तो घर से पहले हम कोई मेट्रो स्टेशन जाएंगे, मेट्रो से ट्रेन हमें दूसरे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ेगी, और वहाँ से हम हमारे ऑफिस तक जाएंगे।
तो घर से मेट्रो तक जाने के लिए जो आपका कनेक्टिविटी का माध्यम उसको वो बोलेंगे फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी। मेट्रो से ऑफिस तक जाने को बोलेंगे लास्ट माइल कनेक्टिविटी, और जो बीच वाला है उसको बोलेंगे ट्रंक माइल कनेक्टिविटी। तो इसी तरह से आपका जो लॉजिस्टिक्स में देखेंगे आपका कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन में, वहाँ पे भी फर्स्ट माइल लॉजिस्टिक्स हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट, दूसरा होगा ट्रंक माइल लॉजिस्टिक्स, थर्ड होगा लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स। ये 3 तरह का होगा। और जो मैं आपको बता रहा था ना कि एक साइड से कोल जाएगा, दूसरी साइड से आपका दूसरा रॉ मटेरियल आएगा, इसको बोलते हैं मैरी गो राउंड सिस्टम, MGR सिस्टम बोलते हैं इसको। और थर्ड है आपका कन्वेयर बेल्ट और रोपवेज। मतलब आपको कोल माइनिंग के टाइम पे आपकी जो माइंस है उसमें कन्वेयर बेल्ट की तरह, कन्वेयर बेल्ट जैसी कोई चीज़ें यूज़ करें ना, तो जो आपकी जो लेबर्स हैं उनकी हेल्थ सेफ्टी हो सकती है, हेल्थ हैजार्ड्स है उनको कम किया जा सकता है। तो कन्वेयर बेल्ट है, रोपवेज वगैरह है, इनको काम में लें तो काफ़ी ये जो आपकी कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, घट सकती है। और आपके जो लेबर है उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ सकती है, कि उनको हेल्थ चैलेंजेस नहीं होंगे, काफ़ी सारी परेशानियाँ नहीं होंगी। वो चीज़ है। वे फॉरवर्ड क्या है, कोल गैसिफिकेशन पे फोकस करना है। आप ये चीज़ गूगल कीजिएगा, इस टॉपिक को क्लियर कीजिएगा, कोल गैसिफिकेशन क्या है। इसके ऊपर पहले क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीलिम्स में, तो ये देखना आप कोल गैसिफिकेशन क्या चीज़ है, इस पर फोकस करना है। इससे आपका रिड्यूस होगा लॉजिस्टिक कॉस्ट। देखिए लॉजिस्टिक की बात चल रही है तो आपको हर बार इसमें यही वर्ड आने वाले, इसलिए इसको ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट यहाँ से नहीं है हमें, बस कोल प्रोडक्शन, कोल की लॉजिस्टिक पॉलिसी, कोल की आपकी अवेलेबिलिटी और कोल में प्रोडक्शन में चैलेंजेस क्या क्या हैं वो देखने थे, वो देख लिए। इसमें ये जो लास्ट पॉइंट है इनको देख लीजिए, रिसर्च एक्सप्लोरेशन की जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, स्टेक होल्डर्स को एंगेज करने की जरूरत है, और साथ में डेडिकेटेड प्राइवेट लाइन्स भी बनाने की जरूरत है। इसके साथ में कुछ इनिशिएटिव है कोल लॉजिस्टिक्स के लिए। आपका FOIS सिस्टम है, फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब एक इन्फॉर्मेशन मैनेज करने का एक सिस्टम है। दूसरा आपका जो रेलवे का है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी ऑफर करेगा कुछ फ्रेट बिजनेस डेटा इंटीग्रेशन टाइप की फैसिलिटीज़। 4FOIS जो आपका फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है। PM गति शक्ति जो है वो भी आपका होलिस्टिकली देखता है, इंटरवेंशन करता है, जो रिक्वायरमेंट होती है आपके लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटाने के लिए। और ये आपका जो कोल सेक्टर्स में एफिशिएंसी गेन करने में हेल्प करेगा PM गति शक्ति। एक चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी की बात आती है, जहाँ पे भी कनेक्टिविटी की बात आती है, जहाँ पे भी इंडस्ट्री की बात आती है, तो वहाँ पे एक लाइन आप PM गति शक्ति का जरूर ऐड कर दें। ठीक है, वहाँ पे आपका वैल्यू एडिशन हो जाता है। और एग्जामिनर जो है आपका हाफ मार्क्स इसमें देखना ऐड कर ही देगा चेक करते टाइम, क्योंकि आप PM गति शक्ति का एक डायमेंशन देंगे ना, तो PM गति शक्ति अपने आप में ही बहुत बड़ी डायमेंशन हो जाती है। कि PM गति शक्ति में यदि आप एक बार ढंग से इसको पढ़ लेंगे, क्लियर कर लेंगे, तो आपको पता चलेगा PM गति शक्ति कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इससे आपके आंसर में ऑटोमेटिक ही डायमेंशन इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, वीडियो सहित, अच्छा ठीक है, 27 मिनट का हो गया, इसको 30 मिनट नहीं पहुंचाएंगे। बस आप ये देख लें, ये आपका जो स्टैटिक सब्जेक्ट है रिसोर्सेज वाला GS1 में, वहाँ से अपने कोल को कंप्लीट किया, यहाँ से अपनी जो पॉलिसी इसको कंप्लीट किया। और ये आपका इकोनॉमिक्स का 9th अक्टूबर की मैगजीन का 9th टॉपिक हो गया कंप्लीट। अगले में वीडियो में हम करेंगे वन नेशन वन फर्टिलाइज़र को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद में ये है आपका MSP को डिस्कस करेंगे। इसके बाद में शायद आपके करंट अफेयर आ जाएंगे शॉर्ट वाले। हाँ, नॉर्थ ईस्ट रीजन को इसको हम यहाँ डेवलप यहाँ नहीं करेंगे, इसको अलग से कर लेंगे पॉलिटी वगैरह में, वहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे इसको करने की जरूरत नहीं है। तो 2 टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र वाला और आपका MSP वाला। MSP वाला भी हम यहीं कर लेंगे, लेकिन इसको अच्छे से करेंगे। लगभग वीडियो यही आपका 30 मिनट के आसपास बनेगा। तो चलो ठीक है, आपने सेशन एंजॉय किया, इस वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर दो, ठीक है, इसके नोट्स बना लो और रिवाइज कर लेना थोड़ा सा इसको। थैंक यू, चलो नेक्स्ट सेशन मिलता है।